तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या महिला आरक्षण पर पीएम मोदी आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर जब प्रधानमंत्री देश को लेकर संबोधित कर रहे हैं और आज की स्थिति में जब महिला आरक्षण को लेकर इतनी चर्चा हो रही है और सरकार कह रही है कि उन्हें 2029 तक किसी भी हालत में महिला आरक्षण लागू कराना है, तो क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? उसको लेकर हम सवाल पूछेंगे। दूसरा सवाल, इस बिल के गिरने पर बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बार बार सदन में भी राजनीतिक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह प्रधानमंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा और दिन भर बीजेपी के तमाम नेता विपक्ष को यह धमका रहे हैं कि आने वाले समय पे इसकी राजनीतिक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो क्या बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? यह दूसरा सवाल रहेगा। और तीसरा सवाल, महिलाओं की भागीदारी में देरी के लिए क्या सरकार विपक्ष बराबर के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि महिला आरक्षण का मामला पिछले कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है और 2023 में तो 100% करीब करीब सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाला था, लेकिन उसके बावजूद आज हम जहां पर खड़े हैं महिला आरक्षण दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर भी सवाल होगा। शुरुआत आप ही से करनी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री 8:30 बजे संबोधन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन काफी रेयर होता है और पूरा देश प्रधानमंत्री क्या कहेंगे क्योंकि स्पेशल संबोधन किया जा रहा है। इससे पहले कोविड के समय पे प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के लिए संबोधन किया था। उसके बाद 2019 में हमने देखा था कि जब राम मंदिर पर फैसला हुआ था, राम जन्मभूमि पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब उनका संबोधन हुआ था। कृषि कानून जब रिपील किए गए थे, वापस लिए गए थे, तब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन करके इस बात की खबर दी थी। और सबसे बड़ी बात, जब नोटबंदी का फैसला हुआ था 2016 में, तब भी प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर इस बात को रखा था। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हाल ही में हमने देखा प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया हुआ है। आज क्या कारण है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे? राधिका खेरा। सभी को नमस्कार। साहिल जी, वो जो महलों में बैठकर नारी की सम्मान की कस्में खाते हैं, वो जो महलों में बैठकर नारी के सम्मान की कस्में खाते हैं, मौका मिलते ही संसद में वही पीठ पर छुरी चलाते हैं। जुबान पर तो शक्ति का नाम, पर नियत में खोट भारी है। कल देश ने देखा कौन असली और कौन चुनावी शिकारी है। हर साल दशकों से महिलाओं के हाथ में कांग्रेस और उनके सहयोगी एक लॉलीपॉप थमा देते हैं। कल संसद में महिला विरोधी गैंग की संख्या की जीत हो गई, लेकिन देश की बेटियों का अधिकार हार गया। कल जो बिल गिरा वो कोई साधारण कागज का ऐसा टुकड़ा नहीं था जो हमारी टेबल पे पड़ा हुआ है। वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जमीन पर उतारने की चाबी थी। पर अफसोस, कांग्रेस और उनके साथी ठगबंधन वालों ने तकनीकी बहानों के आड़ से उस चाबी को ही तोड़ दिया। आज जो सबसे शर्मनाक दृश्य उसके बाद हमने देखा, आज प्रियंका वाड्रा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। देश की बेटियों के हक की लड़ाई जब वो बेटियां हार गई, देखिए ना, 70 साल की आजादी, 40 साल से सिर्फ 33% महिला आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने आज प्रेस वार्ता में क्या कहा? आज मेरे पति का जन्मदिन है, समय नहीं है, थोड़ा जल्दी करिएगा ना, मेरे पास समय की कमी है। वाह, आपकी गंभीरता ऐसी है महिलाओं को लेकर। एक तरफ करोड़ों महिलाओं के भविष्य को दांव पर आपने लगा दिया और अब आपको केक काटने की जल्दी है, पार्टी करने की जल्दी, और इसके ऊपर आप पार्टी कर रहे हैं जब महिलाएं दुखी है। ये वही मानसिकता है साहिल जी, तो दशकों से हम महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझती आई है। राजीव जी का सपना है, पिता का सपना तोड़ दिया, लेकिन पति का जन्मदिन मनाना है। जब संसद में हाथ उठाना था, जब आपके साथी मजहब को बहाना बना लेकर खिलाफ खड़े थे, आप वैसे हमेशा से ओबीसी रिजर्वेशन देने के खिलाफ रहे हैं। अब आप ओबीसी रिजर्वेशन की भी बात ले आए इसमें, जो आपने अपने बिल में 2010 में नहीं लिखा था। अब जवाब देने की महिलाओं को बारी और मौका था। तो बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री प्रधानमंत्री ने खुद कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि देखिए मैं सरकार की तरफ से पैसा देता हूँ, आपकी फोटो लगानी है आपकी लगा देंगे, जिसकी लगानी है लगा देंगे, क्रेडिट आप ले लीजिए। अभी भी मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि प्रधानमंत्री किस बात पर संबोधन करने वाले। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है, कुछ दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन के तहत कांग्रेस का निषेध करने की कोशिश उनके तरफ से हो रही है। महिला आरक्षण पर राहुल गांधी के घर के बाहर यह बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर नजर आ रहा है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि महिला आरक्षण लागू करने पर प्रतिबद्ध है, सरकार की तरफ से यह बार बार कहा गया है। और ये तस्वीरें, सरकार दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है, यह भी खबर इस वक्त आ रही है।
और 2029 से पहले कैसे इसे लागू किया जाए उस पर भी विचार चल रहा है। और ये तस्वीरें हम सीधा आपको दिखा सकते हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। बीजेपी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता वहां पर जुड़े हुए हैं। राधिका खेरा, अभी भी मेरा सवाल कायम है। आपने प्रियंका गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसी जिक्र पर मैं आगे बढ़ता हूं और उसके बाद प्रियंका गुप्ता भी उसका जवाब देंगी। आज प्रियंका गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और एक बात कही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 2023 में जो बिल पास हुआ है उसी बिल को आप लागू करिए, उसमें संशोधन करिए, 2029 के लिए उसे लागू करिए। उसमें 850 का जिक्र नहीं था। तो क्या सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है और एक वाया मीडिया निकालने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी? क्या आज प्रधानमंत्री के संबोधन में हमें यह सुनाई देगा? साहिल जी, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव सब ना एक खिचड़ी पका रहे हैं। आप वो बोलेंगे कि ए करिए, हम ए करेंगे तो वो कहेंगे नहीं अब 1 और 2 करिए, 1 और 2 करेंगे तो कहेंगे नहीं अब कॉटन कैंडी लेकर आइए। प्रॉब्लम ये है, कल जब उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, 2010 के इनके बिल में उसका कहीं संबंध नहीं था। और ना ही हमारा संविधान ये कहता है कि धर्म या जाति के नाम पर आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। दूसरा, फिर वो कहते हैं कि जो 50% इंक्रीज की आप बात कर रहे हैं उसे लिखित में दीजिए। कल गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने साफ कहा 1 घंटे का समय दीजिए, स्थगित करते हैं 1 घंटे के लिए सदन, मैं लिख के देता हूं, बिल में चेंज लेकर आते हैं, बताइए आप पास करेंगे कि नहीं। तो अखिलेश यादव जी खड़े हो गए, आप महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अरे आप अपनी बीवी को ही बना दीजिए महिला मुख्यमंत्री, वहां पे तो मुलायम सिंह यादव जी के बाद आप बनते हैं, अगर कभी बनते हैं। या फिर ये कह देंगे राधिका मुलायम सिंह खेरा, यादव जी कि बेटी मुझे इस सदन बात में का आएगी तो जवाब चीटी दीजिएगा। बजेगी। ये मानसिकता देखिए, से प्रियंका लड़ाई है गुप्ता हम को भी उस पर जवाब देना है, लेकिन मुझे आप एक बात का जवाब दीजिएगा। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। 2023 में आप ही के सरकार ने महिला आरक्षण का विधेयक लाया था, ठीक है? 100% वोट पाकर वो विधेयक पास हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे जहां तक मुझे याद है, अगर कोई करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, मुझे लगता है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने उसका विरोध किया था और कोई एक सांसद थे उनका विरोध था। सारे विपक्ष ने मिलकर, सारे पक्ष ने मिलकर, सारी पार्टियों ने मिलकर उसको पारित किया था कि नहीं किया था? अगर ऐसा था तो ऐसा क्या बदलाव हो गया 3 साल के भीतर कि आप उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आज उसके खिलाफ आप विरोध कर रही है? पॉइंट नंबर 5, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। 2023 के उसी बिल में पॉइंट नंबर 5 में यही डिलिमिटेशन की बात थी। तो जब आपने पारित किया था तो डिलिमिटेशन की बात तो थी ना उसके अंदर। राधिका खेरा, फिर अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है? डिलिमिटेशन और 850 उसमें फर्क है। डिलिमिटेशन का मतलब ये नहीं है तो कि आप लोकसभा के भीतर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए उसका जिक्र था। साहिल जी, डिलिमिटेशन और सीटों की संख्या बढ़ाना उसमें फर्क है। आज के बिल में आपने क्या बदलाव किया हुआ है जिसको लेकर विपक्ष का विरोध है कि 543 से आप लोकसभा की संख्या 850 ले जाना चाहती है? इसके लिए विरोध है उनका, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं जो एससी एसटी की, तो देखिए उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनकी अगर हम हटा दें सीटें जो रिजर्व्ड हैं, उसमें से जो बचती है जिसमें पुरुष भी लड़ते हैं, हम उनकी सीट काट के महिलाओं को दे देते हैं। फिर राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे? इनके सब लोगों ने अपनी नई सीट लाई है, तो ये किसी का हक काट के किसी और को दे दे। अगर सीटें बढ़ रही हैं, तो पुरुषों का हक है सारी सीटों पर लड़ना, पुरुषों का अधिकार है सारी सीटों पर लड़ना। राधिका खेरा जी, पुरुषों का अधिकार है सभी सीटों पर लड़ना। इतने साल से तो लड़ते आ रहे हैं 100 के 100 सीटों पर। आपका ये कहना दे दी 33% सीटें तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आइडिया है ये, मैं अपनी सरकार या महानगर पालिका में छोटे छोटे स्थानीय निकाय में तो होता है वही बात, वहां पर तो 50% महिलाओं को आरक्षण है। मतलब आप ये चाहते हैं कि उनकी सबकी सीटें काट के, और फिर ये गारंटी क्या ये लेते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये सब के सब कोई आके इसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे कि क्यों हमारी? चलिए राधिका, प्रियंका गुप्ता जवाब दीजिएगा। अगर सीटें बढ़ रही है उसमें ठीक है, प्रियंका गुप्ता जवाब दीजिए। साहिल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? साहिल जी, जी मिल रही है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके आया करें। थोड़ा पढ़ लेती तो समझ में आ जाता कि हमारे संविधान में जो है जाति के आधार पर आरक्षण मौजूद है, और वो 15, 16 जो है वो भी है अनुच्छेद। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, 330, 332 के आधार पर समय समय पर इसके संशोधन भी किया जाता है, इसे बढ़ाया घटाया भी जाता है। अब मैं आती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो पूर्व सांसद जो है अमेठी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उन्होंने क्या है, वो तो शौचालय से बाहर ही नहीं आ पाती, वो शौचालय पे ही अटकी हुई है। पहले तो वो सिलेंडर पे भी बात करती थी जब वो 400 रुपए का हुआ करता था। अब क्या है, अब वो सिलेंडर पे भी बात नहीं करती क्योंकि वो आज 4000 का। तो देखिए, ऐसा है कि इनकी जो महिला है वो सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ ढोंग रचने का काम करती। और अगर बात करते हैं प्रियंका गांधी जी की, तो मैं बड़े ही जो है आदर और सत्कार के साथ कहती हूँ और बड़े ही प्राउड के साथ कहती हूँ, शी इज द ओनली वन
जिस समय वो सांसद भी नहीं थी, उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया था। और आज अगर वो 40% महिलाएं प्रधानमंत्री जी से पूछें कि आपने अपनी महिलाओं को दिया कि नहीं दिया, तो ये एक ऐसी लकीर उन्होंने खींच दी है जिसको भारतीय जनता पार्टी टच भी नहीं कर पा रही है। आज इन्हें डर क्या है? इन्हें डर इस बात का है कि महिलाओं को ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, और आज से नहीं समझते। वो जब हिंदू कोड बिल आया था तब से लेकर आज तक उसे दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। और इनसे पूछिए कि ये जो डीलिमिटेशन का जो इन्होंने बिल में 2023 में जो पास हुआ था वो किसने डाला? कांग्रेस पार्टी ने तो डाला नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप लागू कर दीजिए 24 में, हम आपके साथ खड़े हैं। तब आपने उसमें क्लॉज डाल दीजिए कि नहीं 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 नहीं, पहले तो सेंसस होगा, फिर उसके बाद आपका डीलिमिटेशन होगा। अरे ये क्यों किया आपने? यही तो सवाल पूछ रही है प्रियंका गांधी जी कि आप कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और ये जो एजिटेशन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जो एजिटेशन है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से ही नाराज है। उनको लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, क्योंकि इनको तो कुछ मिलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब महिलाओं को कोई दर्जा ही नहीं मिलता तो लेकिन उनको प्रियंका टिकट क्या गुप्ता, जो मिलेगा? सवाल मैंने राधिका जी को पूछा था वही सवाल आपके पास लाता हूं, क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी भी उसके पक्ष में है। तो मतलब आपका विरोध 850 सीटों को है। 543 के भीतर अगर आप महिला आरक्षण लागू करने के लिए तैयार होगी सरकार तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। 850 से दिक्कत क्या है आपको? ये भी सवाल पूछा गया था उन्हें कि कोई सांसद 48 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, कोई सांसद सिर्फ 8 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इससे भी तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना, इसको लेकर भी तो सवाल है। अरे भाई साहिल जी, अभी सीटें कितनी है ये बताइए? 543 सीटें हैं। 850 तो सीटें ही नहीं है हमारे देश में। हम बात क्यों कर रहे हैं 850 सीटों की? ये कहां से आ गई 850 सीटें? हम बात कर रहे हैं कि आप हमें हक दे दीजिए, 500 जो है 543 सीटें हैं, उसमें 181 सीट हमें दे दीजिए। सिंपल गणित है। आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम तो 850 करेंगे पहले, और करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें भी आपने क्लियरिटी नहीं रखी। और फिर आप दूसरा बिल लाए क्यों नहीं? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप दोनों बिल गायब क्यों कर गए? क्योंकि आपको पता था कि आपके खुद के जो घटक दल है वो भी उस पे जो है ना सहमति नहीं देंगे, और इसीलिए इसी शर्म के लिए आप अनुप्रिया यादव, क्या यह बात सही है कि घटक दल उसमें सहमति नहीं देंगे? 543 में से अगर 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता तो हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड जैसे जो घटक दल है वो उसका विरोध करते। इसीलिए शायद जो कांग्रेस पार्टी का आरोप यहां पर लग रहा है। तो इसीलिए तो लाई नहीं, डर की वजह से नहीं लाई। आप म्यूट पर है अनुप्रिया जी। नहीं, मैं ऑडिबल हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी साहिल जी, हाँ, मैं बहुत सरल भाषा में एक बात समझाना चाहूंगी। कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी के वक्तव्य को सुनकर के एक बात स्पष्ट है कि विपक्ष ने यह बिल पे क्यों नहीं सहमति जताई, क्योंकि उन्होंने एक बात कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाता तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाते। इस एक शब्द से समझिए कि मंशा कांग्रेस की क्या थी और विपक्ष की क्या थी। और बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ साहिल जी कि 75 वर्षों के बाद भी आज महिलाएं 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं, जो कि भी न्यायिक रूप से और संवैधानिक रूप से यह कहीं से भी न्याय तर्क नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी आज से नहीं कई वर्षों से राजनीतिक में है, लेकिन हर दल में और इस देश के लोकतंत्र में भी शामिल होने की उनको 33% आरक्षण की जरूरत है। इतने वर्षों के बाद में किसी तरह से यह बिल अगर पारित भी हो गया था, और मैं जोड़ना चाहूंगी कि 23 वाले बिल पारित होने में और अब में क्या डिफरेंस था, क्योंकि 23 वाले बिल में यह बात साफ कहा गया था कि गन्ना के बाद में परिसीमन होगा, और जैसा कि हम जान रहे हैं कि गन्ना और परिसीमन में जो समय अवधि है वो अधिक लग सकता है, कि जो कि यह 2029 के लोकसभा चुनाव तक में यह लागू ना हो सके, इसलिए इस बिल में संशोधन करके इसको। अनुप्रिया जी, ठीक है, नहीं ठीक है, सवाल तो ये भी उठता है ना। नहीं, ये तो तब भी पता था कि परिसीमन ये सेंसस खत्म होने में वक्त लगेगा, 2034 के पहले लागू नहीं होगा। नहीं साहिल जी, एक पॉइंट के लिए मैं इसको मान भी लेती हूँ, लेकिन क्या यह न्याय संगत है कि देश की आधी आबादी की अगर हक की बात हो रही है तो विपक्ष की भूमिका ना निभा करके एक राजनीतिक दल होने के नाते उस आधी आबादी की आवाज को मजबूत करने के लिए एकमुश्त नहीं हो सकती थी? क्या सरकार को यह पता नहीं था? सरकार को पता था कि इस बिल को पारित करने के लिए 2/3 बहुमतों की जरूरत है, जो कि सरकार के पास नहीं है। इनको सभी दलों से यह मांग की, विनती भी की, लेकिन हट धर्मता देखिए विपक्ष की कि उनकी मंशा ही नहीं थी बिल पारित हो, क्योंकि लगता है कि एनडीए की जो सरकार है वो जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में लोकप्रिय हो जाएगी। मैं पूछती हूँ विपक्ष से, आप पूछती हूँ कि अगर एक समय के लिए बात फिर से हम नहीं अपने बिल में
संशोधन कर दिया और चाहा कि 2029 में यह बिल लागू हो जाए, और इसके लिए हमने संशोधन करके आपसे मांग की कि ठीक है तो आज 2011 भी के विपक्ष वही कह रहा के है आधार पे कि आप 2023 के 2011 बिल में संशोधन करिए और 2029 में उसे लागू करिएगा। 2023 के बिल में 543 सीटें ही रहने वाली थी। डिलिमिटेशन के बाद भी, रीड्रॉइंग ऑफ मैप्स होने के बाद भी सीटों का संख्या वही रहने वाली थी। तो ये 850 करने की जरूरत क्या थी अनुप्रिया जी? यानी पुरुषों के अधिकार कायम रखते हुए महिलाओं को 33% देना है। नहीं, ठीक है साहिल जी, तो आप ही के सवाल में एक जवाब छुपा हुआ है कि आपने कुछ देर पहले भी कहा कि कोई सांसद जो है वो 48,000 की संख्या को लीड करता है, कोई 8 लाख को लीड करता है। क्या बताइए, सही है या गलत है? जिस तरह से पॉपुलेशन हमारा बढ़ा है देश में, उस तरह से एक देखिए परिसीमन होगा। आप विपक्ष की बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे, विपक्ष का कंट्राडिक्टरी किस बात पे थी? इनकी 3-4 बातें थी। एक इनका कहना था कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। परिसीमन होने से क्या होगा कि साउथ के जो स्टेट है उनको नुकसान होना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोटा विद इन कोटा की बात कीजिए। तीसरा कहा कि ये महिला बिल अगर आपने 23 में लागू ही कर दिया था तो फिर से आप संशोधन क्यों कर रहे हैं? हम तो हर बात का जवाब दिया। हमने कहा कि देखिए हमारे पास में ये समय अवधि अधिक लगेगा, इसलिए इसको 2029 में लागू हो, इसलिए संशोधन की बात होती है। तो कोटा विद इन कोटा की मांग अब आपकी छूट चुकी है ना अनुप्रिया जी? क्योंकि राधिका जी कह रही है कि कोटा विद इन कोटा संविधान के खिलाफ है। तो आपका भी यही मानना है? क्योंकि जेडीयू 2010 में कुछ और कहता था। जरा जल्दी से उसका जवाब दीजिए, क्योंकि सुमैया राणा भी उस पर मुझे पूछना है सवाल। कोटा विद इन कोटा वाली बात। साहिल जी, आपने जो मूल बात है उस बात पे आप नहीं समझ पाए, और शायद मुझे लगता है कि आप विपक्ष भी ये बात समझना नहीं चाहती है। मैं फिर कहती हूँ कि ये बिल महत्वपूर्ण था। ये क्या बिल इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्या? आधी आबादी को इतना भी हक नहीं है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में शामिल? ठीक है ना, मैं मानता हूं कि बिल इंपॉर्टेंट है, देश के इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को 33% मिलना चाहिए। मैं आपकी पार्टी की राय जानना चाहता हूं। जिस पार्टी ने कोटा विद इन कोटा की बात कही थी, क्या उस पर वो कायम है या महिला आरक्षण के लिए उसको छोड़ने के लिए तैयार है? वो बता दीजिए, उसके बाद सुमैया राणा के पास चलूंगा। एक लाइन का जवाब प्लीज। एक नहीं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं एक लाइन में जवाब नहीं दे सकती हूँ। मैं जिस राजनीतिक दल से बिलोंग करती हूँ, उस पार्टी ने 2006 में बिहार में 50% आरक्षण लागू किया पंचायती और नगर निगम में। आपको पता है कि उसमें कोटा विद इन कोटा है? एक मिनट सुन लीजिए मेरे बात। हमारे यहाँ राजनीतिक, एक मिनट, मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। बीच में नहीं बोलेगा, किसी के बीच में नहीं बोलती, आप सुनिए पहले। प्रियंका जी बीच में नहीं, प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिए। बीच में नहीं बोलिए प्रियंका जी, उनको बात खत्म करने दीजिए प्लीज। बीच में नहीं, प्लीज। मैंने क्या कहा जी? जल्दी से अनुप्रिया जी बात खत्म करिए। देखिए हमारे गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि देश में जनगणना भी होगी, जाति रहित गणना भी होगी। कोटा विद इन कोटा की क्या चाहिए था साहिल जी? आपको गणना की जरूरत है, और फिर हम कह रहे हैं कि वो गणना होने के बाद में उस पर चर्चा होगी कि वो लागू होगा कि नहीं होगा। हम तो डिनाई ही नहीं कर रहे कि हम नहीं करेंगे, हम तो यह कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में महिला आरक्षण बिहार के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। 50% का आरक्षण दिया गया है, और वहां पर उस कोटे के भीतर भी कोटा लगाया गया है। यानी ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण उन महिला आरक्षण के भीतर भी मिलता है। यह अनुप्रिया जी आपको भी पता है, और यही बात कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश थी। लेकिन सुमैया राणा जो आरोप, अनुप्रिया जी एक तो आप म्यूट पर है, लेकिन सुमैया राणा आरोप जो लगता है कि हर बार समाजवादी पार्टी कोई नया ट्विस्ट लेकर आती है। 2010 में उन्होंने कोटा विद इन कोटा की बात कही, तब तो कांग्रेस पार्टी उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। 2019 के बाद उन्हें भी लगा कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। अब मुस्लिम आरक्षण की बात, जो बात असदुद्दीन ओवैसी 2023 में कह रहे थे, आज समाजवादी पार्टी उसी बात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो मामला क्या है? 850 की बात है, डिलिमिटेशन का डर है, संख्या बढ़ने का डर है, या सचमुच में मुस्लिम आरक्षण के लिए आपकी पार्टी उस पर कायम है? सुमैया। नहीं, देखिए बात यहाँ पर आरक्षण की जो एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है, मैं थोड़ी सी पीछे से बात शुरू करूंगी, पीछे ले जाऊंगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के प्रवक्ता हैं। मैंने इतना उछलते तब नहीं देखा जब मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला को दौड़ाया जा रहा था। जेडीयू की बैठी हुई है, नीतीश कुमार जी ने किसी का हिजाब खींचा था, एक महिला का हाथरस में हुआ था, तब ये सब कुछ नहीं देखने को मिला था। लेकिन आरक्षण के नाम पे, महिलाओं को आरक्षण दिलाने के नाम पे इतनी छटपटाहट, खैर चलिए कोई बात नहीं। बात रही मुस्लिम महिलाओं की, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ किया कि पीडीए की बात कर रहे हैं। अगर पुराने सेंसस में ना होकर के नया सेंसस और जातिगत जनगणना होती है, और जिस आधार पे जिसकी जनसंख्या जितनी हो उस पर उसको आरक्षण मिले, तो इसमें बुराई किस बात की है? मुझे लगता है कि अगर ये मांग है और दूसरे
भारतीय जनता पार्टी को खुद मालूम था कि इतनी आसानी से कैसे ये बिल पास हो गया, जिस पर एक बहुत बड़ी पिक्चर नहीं तैयार हुई, लोगों में गलत मैसेज नहीं पहुंचा पाए, तो अब इसको एक दूसरे तरीके से लाग लपेट करके और डिलिमिटेशन का उसमें इन्होंने पेच डाल करके उसको लेकर के आए। और इन्हें मालूम था डिलिमिटेशन की बात हम करेंगे तो उस पर विरोध होगा, और विरोध होगा तो सारा ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देंगे कि भाई हम तो लाना चाह रहे थे महिला आरक्षण बिल, लेकिन इन्होंने रोक दिया। तो सारा कुछ किया धरा जो कुछ भी है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये उसकी नियत और इसके खराब मंसूबे जो हमेशा से करती आई है, ये सारा उसका अब नतीजा मेरे है। सवाल का जवाब, ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब। I feel like 10 runs short, so I'm going to go DC. नहीं सुमैया जी, मैंने आपको सवाल ये पूछा था कि अगर आप आरोप लगा रही है कि बीजेपी या सरकार ने अपना पाला बदला है 2023 और 2026 में, तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी की भी भूमिका देखिए। 2010 में आप कहती है कि कोटा विद इन कोटा, 2023 में कोटा विद इन कोटा की बात रहती है, लेकिन उसके बावजूद बिल पारित हो जाता है। 2026 में कोटा विद इन कोटा में मुस्लिम भी जुड़ जाता है। तो आप भी तो कहीं ना कहीं एडिशन करते रहे ना आपकी भूमिका में। इसीलिए सरकार कह रही है कि अगली बार कोई नया संशोधन भी लेके आएंगे तब भी समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि भाई इसका भी हमको विरोध रहेगा। यानी आप लागू ही नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए परेशानी किस बात की है? क्या मुसलमानों का नाम जुड़ जाने से परेशानी हो गई? अगर मांग ये की जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए उस कोटे में, तो मुझे लगता है कि कोई नाजायज तो है नहीं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और आप ये देखिए कि उसमें अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे चले जाएं और आप मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पे चले जाएं, तो दलितों से भी नीचे उस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम्स का रहा है। और खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए तो प्रधानमंत्री जी बहुत सोचते आए हैं हमेशा से। गृह मंत्री कहते हैं कि सारे के सारे टिकट मुसलमानों को दे दें। नहीं तो अभी जल्दी से आपकी लेकिन भूमिका उसके बताइए, बावजूद- क्योंकि प्रियंका गांधी ने तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका रख दी है। उन्होंने कहा है कि जो 2023 का जो बिल है उसी में थोड़ा सा संशोधन लाइए, 2029 में लागू कर दीजिएगा 543 सीटों पर। मंजूर रहेगा आपको? आपकी पार्टी को मंजूर होगा? सुमैया जी, सवाल दोहरा दीजिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आवाज। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका स्पष्ट करी उन्होंने। उनका कहना है कि 543 में ही लागू कराइएगा, 2023 के जो बिल है उसी में थोड़ा संशोधन करके लागू कर दीजिएगा। आपकी पार्टी की यही भूमिका रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो सिनेरियो है उस पर ही लागू करने की बात हुई थी। डिलिमिटेशन को बीच में लाने का, उसका पेज डालने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर जो मैं समझ रहा हूं आशुतोष, मामला अटक जाता है 850 सीटों पर। कई बार ये गफलत की जाती है कि सीटें बढ़ाना और डिलिमिटेशन एक ही चीज है। डिलिमिटेशन मतलब रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, सीटें बढ़ाना ये नई बात है। और यही बात इस बिल में देखी गई है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। पहला तो मेरा सवाल यह रहेगा कि प्रधानमंत्री आज क्या संबोधित कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन कई बार चौंका देता है लोगों को, और विपक्ष के सामने एक नया पेच डाल के रखा हुआ है उन्होंने। जब बिल लाया गया दो ही चीजें हो सकती थी। सरकार को यह कॉन्फिडेंस लग रहा था कि कहीं ना कहीं 64 वोट वो कहीं ना कहीं विपक्ष से तोड़कर लेके आएंगे, विपक्ष के कई दल उनके साथ में बल जाएंगे। या तो सरकार को कॉन्फिडेंस था कि यह बिल डिफीट होगा और उसके बाद जो चित्र आज हम देख रहे हैं उसी तरीके का चित्र दिखाई देगा। ये दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो आज प्रधानमंत्री का क्या स्ट्रोक हो सकता है? देखिए साहिल, आपने खुद ही में अपने सवाल का जवाब दे दिया कि जब प्रधानमंत्री जी को गैस करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने कहा कि चौंकाते हैं, तो आप मेरी गर्दन को क्यों फंसा रहे हैं उस पे? मैं कोई गैस नहीं करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी क्या और क्या बोलने वाले हैं। अक्सर हम सारे पत्रकार लोग प्रधानमंत्री जी को लेके गलत साबित हुए हैं, इसलिए उस पे मुझे मेरे लिए बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन जो सवाल आपने किया, आपने दो सवाल एक साथ किया। आपने कहा कि क्या सरकार को इस बारे में कॉन्फिडेंस था कि जो 67 सांसद वो मैनेज कर लेंगे और ये बिल पास हो जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस सरकार के अंदर था तब तो ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर हो गई। इसका मतलब जिन लोगों के ऊपर या संसदीय कार्य मंत्री या फिर जो तमाम लोग बीजेपी के जिनकी जिम्मेदारी थी फ्लोर मैनेजमेंट की, यानी वो फ्लोर मैनेजमेंट बुरी तरीके से असफल हुए। अगर ऐसा है तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी सरकार के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, और प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्रियों को बुलाकर उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि भाई आपने क्यों नहीं मैनेज किया। और अगर सरकार, और चूंकि मैं मान के चलता हूं सरकार अगर कोई बिल लेकर लाई है तो उनकी मंशा भी ये होगी कि सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है। और अगर वो ये इस मंशा के साथ लेकर आए कि ये बिल वाकई में गिर जाए और उसके बाद हम विपक्ष को कटघरे में खड़ा करें, विपक्ष को महिला विरोधी साबित करें, तब तो फिर मैं ये कहूंगा दरअसल संसद का दुरुपयोग है।
मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दूसरी बात इसमें सही होगी, क्योंकि मेरा मानना यह कि अगर सरकार किसी आपात कारण की वजह से इस बिल को लेकर आई, चुनाव के ठीक बीचों बीच में लेकर आई है, तो निश्चित तौर पर उनको भरोसा रहा होगा कि उनका और ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। 202 तिहाई बहुमत उनको लोकसभा में भी मिलेगा, राज्यसभा में भी मिलेगा। लेकिन चूंकि पार नहीं करा पाए, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी फेलियर है। और उससे बड़ी फेलियर यह है कि आप राज्यसभा में इसको लाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, और जो है वो अनिश्चित काल के लिए हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए यह बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आए और वो पास ना हो। इसके पहले का जो वाकया वो 2011 का वाकया, जब लोकायुक्त बिल आया था और वो गिर गया था मनमोहन सिंह के जमाने में, और उस वक्त सरकार का इस्तीफा मांगा गया था। लेकिन आज की तारीख में सरकार का इस्तीफा कोई नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी सरकार को अपने अंतर्मन में झांक के कहना चाहिए कि भाई आप इस बिल को क्यों पास नहीं करा पाए, आपकी कौन सा मैनेजमेंट था जिसकी वजह से सफल। लेकिन साइन एक चीज, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो जी जोड़ना चाहता हूं इसमें। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे इस बात को जान के बड़ी हैरानी हुई कि 2023 में जब महिला आरक्षण बिल को लेकर कमिटमेंट संविधान की तरफ से दिया गया कि 33% आरक्षण होगा संसद के अंदर, तो 2021 में मोदी जी की कैबिनेट में 11 मिनिस्टर्स थी महिलाएं, 11। और जब सांसद 3/4 जब पास हो गया बिल 33% का, तो वो संख्या घट के 7 हो गई। अब इसको आप किस तरीके से डिकोड करेंगे, आप अपने तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में 12 मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे, वीपी सिंह के जमाने में 2 थे, नरसिम्हा राव के जमाने में 12, वाजपेयी जी के जमाने में 11, और मनमोहन सिंह के जमाने में 2004 में 10 और 2009 में 15। मोदी जी के जमाने में पहली कैबिनेट 2014 के कैबिनेट में 10, उसके बाद 11 और फिर 7। तो 2024 के बाद अचानक क्या हो गया कि कैबिनेट की मिनिस्टर्स की संख्या, महिला मिनिस्टर की संख्या 11 से घट के 7 हो गई, जबकि कमिटमेंट यह था कि संसद के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आपको यह लगता है क्या, क्योंकि अभी आज की स्थिति में सरकार की भाषा साफ नजर आती है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, विपक्ष को सीधे सीधे सरकार के तरफ से कहा गया है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़े ना भुगतना पड़े, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, अभी तक इस देश के अंदर जब भी आरक्षण लागू किया गया तब मेरिट का सवाल खड़ा किया गया। जब दलितों को आरक्षण दिया गया तब मेरिट का सवाल खड़ा किया गया, जब 27% आरक्षण दिया गया तब मेरिट का सवाल खड़ा किया गया। आज इसको मेरिट, महिलाओं को आरक्षण देने को मेरिट का सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन अगर हम महिलाओं में अगर ओबीसी आरक्षण की बात कर दें, तो क्या ये मेरिट का सवाल खड़ा हो जाएगा यहां पे? मुझे लगता है कि ये भी एक कोई सोची समझी चाल हो सकती है। मेरा मानना यह कि 33% अगर आरक्षण हम महिलाओं को दे रहे हैं और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप चाहते हैं, तो दलितों पिछड़ों की आबादी के हिसाब से 33% में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, राधिका खेरा जवाब दीजिए। साहिल जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो लगातार मुझे मिस कोट किया जा रहा है, हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, मैंने बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली कहा था कि आप आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं और मुसलमान महिलाओं के लिए, इसी बात पे चर्चा हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो राहुल गांधी और उनका पूरा महिला विरोधी गैंग है, वो ये हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी तो लेके जरूर घूमता है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है उसके बारे में कोई नहीं बात करता, और उसके बारे में खोल के, ये नहीं कि पन्ना खोल के पढ़ भी ले। अब तो 100% यकीन हो गया है, जो उस पत्रकार ने एक फोटो खींची थी कि अंदर से खाली कॉपी लेके घूमते हैं, वो सच है। संसद में आरक्षण के लिए आर्टिकल 330 और 332 है, जिसमें आज की तारीख में सिर्फ एससी और एसटी का नाम लिखा है, ओबीसी का जिक्र नहीं है। जब मूल ढांचे में हमारे संविधान के कोटा के अंदर कोटा, यानी कोटा के अंदर ओबीसी का कोटा, कोटा के अंदर मुस्लिम महिला का कोटा नहीं है, तो आप ये जो चर्चा लेकर आए हैं दोनों पॉइंट्स की, वो सिर्फ इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि बिल पास हो। आप शुरू से आपकी मंशा थी कि ये बिल गिरे। यहाँ पे एक बात आशुतोष जी ने कही कि जब कोटे की बारी आती थी तो मेरिट के नाम पे गिरा दिया जाता था। बिल्कुल 1960 से शुरुआत करते हैं, जब नेहरू जी ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी थी कि मेरिट के बेसिस पे और ओबीसी कोटा के खिलाफ। उसके बाद इंदिरा जी ओबीसी कोटा के खिलाफ थी। उसके बाद राजीव गांधी का ऐतिहासिक 3 घंटे से लंबा भाषण है, जब उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि दिस इज मेरिट की वजह से ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो
तो ये जो पूरा के पूरा खानदान है, कांग्रेस पार्टी है, वो हमेशा से, चाहे ओबीसी को कोटा देने की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। और हमारे से आप बात कर रहे हैं ओबीसी कोटा की, वो पार्टी जिसने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, वो भी सबसे पिछले श्रेणी को। आपने आज तक कौन सा ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिया इस देश को? तो ये मजाक करना, और अब जाके हमारे सहयोगी से पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या इसके खिलाफ है? ओबीसी के लिए अगर सबसे ज्यादा काम किसी सरकार ने किया है, इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन, देश के प्रधानमंत्री सबसे पिछड़ी जाति ओबीसी के आते हैं। तो ये सवाल वहीं पे खत्म जाता है। तो ये बात तो ठीक है आशुतोष, आप अगली बार कोट मिसकोट मत करिए, इससे आप वायरल नहीं होंगी। देखिए कोटा विद इन कोटा की बात उन्होंने कही थी, लेकिन आशुतोष ये बात तो ठीक है कि जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी तो आज के देश के सबसे बड़े जो दल है वही उसके खिलाफ खड़े हुए थे। वो पारित कैसे हुआ था वो भी आपको पता है, और जिसके वजह से क्या उसके बाद में हुआ था वो सारा इतिहास देश के सामने है। आज उसी बात को ढाल बनाकर कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को रोकने की कोशिश तो नहीं है। देखिए साहिल, जब मंडल कमीशन लगा था तो किन लोगों ने सड़क पे जाके विरोध किया था, मुझे वो उस इतिहास में नहीं जाना, क्योंकि सबको मालूम है वो कौन सा संगठन था, वो कौन सी पार्टी थी और किसके दफ्तर से संचालित होता था। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता, और किस तरीके से उसको एक वायलेंट कलर देने की कोशिश की। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आज ओबीसी तबके की भागीदारी और उनकी जो असर्शन है इतना मजबूत है कि उनको इग्नोर करना भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार भी एफोर्ड नहीं कर सकता। जब कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी ने उठाई, नीतीश कुमार जी ने उठाई, तो उस पहले ये कहा गया ये पाप है, देश को बांटेगा। लेकिन वही सरकार ने, कोई भी पार्टी नहीं उसको इग्नोर कर सकती। अप्रैल महीने में सरकार ने खुद कहा कि हम कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं। इसका मतलब क्या है? जो आरएसएस इसका विरोध करता थे, जो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी, जो प्रधानमंत्री इसका विरोध करते थे, खुद उन्होंने एडमिट किया कि ये होना चाहिए। लेकिन आज भी जब कास्ट सेंसस हो रहा है तो उसमें कास्ट की कैटेगरी नहीं डाली गई है। कुल मिलाकर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मेरा भी रखना चाहता हूं। मैंने पूरे 2 दिन की डिबेट देखी है और उस डिबेट के भीतर एक बात उभर कर सामने आती है, और आज प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी या विपक्ष के सारे नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट साफ नजर आता है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र तो तब खड़ा होता है जब कहीं पर विपक्ष हो, तभी तो उसे लोकतंत्र माना जाएगा। सिर्फ सरकार देख के लोकतंत्र नहीं देखा जाता। तो विपक्ष का सरकार पर जो मिसट्रस्ट है, इसी के वजह से बार बार जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम तो वादा करते हैं कि भाई किसी पर अन्याय नहीं होगा, किसी भी राज्य पर अन्याय नहीं होगा, उसके बावजूद विपक्ष के नेता खड़ा होकर कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। यह ट्रस्ट डेफिसिट आशुतोष, इसी के वजह से इस तरीके के संविधान संशोधन के बिल डिफीट हो रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? और उसके बाद राधिका खेरा उसका जवाब देगी और कांग्रेस की प्रवक्ता भी उस पर बात करेंगे। आशुतोष, देखिए साहिल, जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आरक्षण देने के प्रति कटिबद्ध हैं या नहीं है। अगर होती तो जो सर्वसम्मति से जो बिल 2023 में पास हुआ है उसमें पहले जनगणना की शर्त नहीं लगती और उसके बाद परिसीमन की शर्त नहीं लगती। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि विपक्ष को अगर गलत साबित करना तो मई के महीने में प्रधानमंत्री जी नई स्पेशल सेशन बुलाए और उसमें कहे 543 में हम 33% आरक्षण दे रहे हैं, और विपक्ष चूंकि कमिटमेंट दे चुका है इसलिए बीजेपी भी इसको जुड़ जाए, अब सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। ठीक है राधिका, पहली बात तो मैं ये ऑपोजिशन को और आशुतोष जी को भी बोल दूं कि हम अपना हक है महिलाओं का, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कह दिया कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे महिलाओं पे, उनका हक दे रहे हैं। हमारा हक है सीटें बढ़े और हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले, और वो मिलेगा। डिलिमिटेशन होगी, हमारी सीटें बढ़ेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। लेकिन आपने एक बात कही ट्रस्ट डेफिसिट की, साहिल जी बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट एक्चुअली जो है वो देश की जनता को है। देश की जनता विपक्ष में 0 ट्रस्ट रखती है, और वापसी में जो विपक्ष है वो जनता में नहीं रखता। देखिए जब सीटें बढ़ेंगी तो क्या कहना शुरू किया विपक्ष ने, इससे तो फायदा मोदी सरकार को हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये यकीन है कि जनता आपको वोट नहीं देने वाली सीट बढ़ेंगी तो। मतलब उत्तर भारत में इमेजिन करिए, नेहरू जी की पार्टी, इंदिरा जी की पार्टी, राजीव जी की पार्टी राहुल काल में आते आते कहते हैं हम उत्तर भारत में नहीं आएंगे। इलाहाबाद के लोग, इलाहाबाद में मतलब आप देखिए उत्तर प्रदेश के वो लोग कह रहे सांसद है, गांधी परिवार ने हमेशा से उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है, जब हारे तो केरल भागे फिर वापस आए और कह रहे वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप मनचाहे तरीके से डिलिमिटेशन करा लोगे, रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज करा लोगे, जिसके वजह से हमें तो जीतने का मौका मिलेगा ही नहीं। चुनाव के पहले से ही तय होगा कि कहां पर कौन जीतने वाला है। इतनी मेहनत जो ये प्रियंका गुप्ता, मेहनत करिए, भरोसा रखिए,
क्या कांग्रेस पार्टी का सरकार पर भरोसा नहीं है, विपक्ष का भरोसा नहीं है, जो सवाल मैंने उठाया हुआ है? यही बात है जिसकी वजह से यह बिल पारित नहीं हो रहा है। 23 में था, 26 में आकर खत्म हो गया। तो अब भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी पे। ये देखिए कैसे लेके बैनर खड़ी हुई है, ये 33% आरक्षण मांग रही है अपनी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को अपनी महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, ये और किसी पार्टी की महिलाएं नहीं है। और ये बेवकूफ लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि महिलाएं विरोध कर क्यों रही है। 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी को देना है। और आने वाले जितने भी विधानसभा के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को अगर जरा भी शर्म है, लिहाज है, तो उन्हें 33% आरक्षण अपनी पार्टी की महिलाओं को तो कम से कम दे दें। किस बात का रोना लेके बैठे हुए हैं कि ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे? अरे आप तो कर लो अपनी पार्टी में, बड़े जो है महिलाओं के हितैषी बने घूमते हो, तो कम से कम अपनी पार्टी में तो कर लो। और वाकई में ये बहुत शर्म की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को सड़क पर आना पड़ रहा है अपना हक मांगने के लिए, अपना फिलहाल तो अधिकार मेरा समय भारतीय जनता समाप्त हो पार्टी रहा से है। मांगने के लिए। कम से कम आज के दिन में हमने 75% महिला मेरे आज पैनल में थी, 25% रिप्रेजेंटेशन, 20% रिप्रेजेंटेशन पुरुषों को मिला था। आशुतोष आज इस पैनल में थे, लेकिन कुल मिलाकर डिबेट जिस तरीके से हम सोच रहे थे उसी तरीके से ये डिबेट यहां पर जाती हुई नजर आई। कुल मिलाकर महिला आरक्षण पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन किसी ना किसी वजह से महिला आरक्षण अस्तित्व में आने के लिए देरी होती जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री 8:30 बजे जो संबोधन करेंगे उसमें क्या कोई सुगबुगाहट उसकी नजर आएगी? क्या जिस तरीके से खबरें आ रही है कि किसी ना किसी तरीके से 2029 में महिला आरक्षण लागू हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश होगी, उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। एक प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया है, उस पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं या बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। तो कुल मिलाकर 8:30 बजे का इंतजार रहेगा। कुछ ही घंटे बाकी है, प्रधानमंत्री आज इस पर संबोधन करेंगे, उस पर भी नजर बनाए रखेंगे।